मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज एक नए प्रकरण में, और इस प्रकरण का नाम है कृदंत प्रकरण। मित्रों, यह जो कृदंत प्रकरण है, ये कौमुदीकार के द्वारा 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक को आप कहते हो कृत्य प्रक्रिया, दूसरे को कहते हो पूर्व कृदंत, तीसरे को उणादि और चौथे को उत्तर कृदंत। इन 4 भागों में यह प्रकरण बटा हुआ है। वैसे तो अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में यह पूरा प्रकरण है, अतः इसको बतलाने के लिए यहाँ पर पाणिनि जी ने सूत्र लिखा धातोः। मित्रों, यह जो धातोः सूत्र है, इसके अधिकार में जो भी प्रत्यय पढ़े गए हैं, उन सब प्रत्ययों को हम कहते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत एक संज्ञा है कुछ प्रत्यय विशेषों की, जो इस धात्वाधिकार में पढ़े गए हैं। ठीक है सत्यम जी? चलो देखो महादेव। अब देखिए, इसलिए पहला सूत्र उद्धृत किया यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने, और वो सूत्र है धातोः। इसका अर्थ है कि आ तृतीयाध्याय समाप्तेर ये प्रत्ययास्ते धातोः परेष्यु। यहाँ पर प्रत्यय परश्च इसके भी अधिकार हैं। तो इसका अर्थ हुआ आ तृतीय अध्याय समाप्ते। देखिए, ये सूत्र कहां पर पढ़ा गया है? तीसरे अध्याय के पहले पाद का 91 नंबर का सूत्र है। तो ये सूत्र जहां पढ़ा गया है वहीं की ये बात कर रहा है कि यहां से लेकर के जहां मेरी लोकेशन है, यह सूत्र कहता है 3191, यहां से लेकर के आ तृतीय अध्याय समाप्ते, पूरे तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत ये प्रत्याह जो प्रत्यय कहे गए हैं, ते धातोः परेष्यु, वो धातु से परे हों। अच्छा, तो कौन प्रत्यय कहे गए हैं ऐसे? तो का इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो 2 तरीके के कहे गए हैं। एक तो धातु से लगने वाले, यहां पर इस वाले डायग्राम पर ध्यान देंगे, एक तो धातु से लगने वाले प्रत्यय तिंग प्रत्यय हैं, जिनको आप पहले पढ़ाए हो। 18 प्रत्ययों को आपने 200 वीडियो में लगभग पढ़ा। इन 18 प्रत्ययों को, इतना वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। और अब ये तो तिंग प्रत्यय हैं जो धातु से विधान किए जाते हैं, और दूसरे प्रत्यय हैं जो तिंग से भिन्न हैं, जिनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ये भी धातु से विधान किए जाते हैं। तिंग प्रत्ययों की संख्या जो 18 थी, इनकी संख्या 127 के लगभग है। लगभग में इसलिए कह रहे हैं, कुछ वैदिक प्रत्यय भी हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ वैदिक प्रत्यय हैं जिनका उल्लेख लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत नहीं है। सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत या काशिका के अंतर्गत इन सभी प्रकार के प्रत्ययों का उल्लेख है। यहां पर तो लघु सिद्धांत कौमुदी में तो आपको कम प्रत्यय पढ़ने हैं। इनसे समझ लीजिएगा, इनके जो कृत प्रत्यय हैं 127 हैं, तो उसके ठीक आधे लगभग पढ़ने हैं। ठीक है, लघु सिद्धांत के अंतर्गत तो स्थिति है। तो आप घबराइए नहीं कि गुरुजी 18 प्रत्यय तो आपने 200 वीडियो में पढ़ाए, 127 को कितने में पढ़ाएंगे, ऐसा गुणा भाग नहीं लगाना। यहाँ प्रक्रिया इसकी सरल है कृदंत की, तिङंत की तरह इतना लंबा जटिल प्रकरण नहीं है यह कृदंत। तो इधर आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पर तो कम सूत्र लगने से ही सिद्धि हो जाती है ना।
तो आप बिल्कुल घबराना नहीं इस प्रकरण को पढ़ते वक्त, ये कम में ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसको 60 वीडियो में लगभग 50 के आसपास हो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है ना? 50 से आसपास का मतलब वो 40 भी हो सकता है या फिर उसके आसपास। तो ये 127 प्रत्यय हैं लगभग। कृदंत इनको कहा क्यों जाता है मित्रों? इसके लिए आपको इस सूत्र को पढ़ना होगा। कृद अतिंग, इस सूत्र को आप पहले पढ़ाइए। कृद अतिंग इति कृत संज्ञा, ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखा है। तो कृद अतिंग, थोड़ा इसको विच्छेद भी कर लीजिएगा कि अतिंग कृत, ऐसा पढ़िए। वस्तुतः आप तो अर्थ आप अच्छे से समझ जाएंगे। अतिंग का मतलब है जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं वो कृत संज्ञक हैं, उनका नाम क्या है? कृत। अब ये ना कहना कि कृत क्या है मित्रों, कृत एक संज्ञा है। जैसे आपकी किसी की संज्ञा है पंकज, किसी की है प्रकाश, किसी की है सत्यम, तो ऐसे जो आपकी विभिन्न संज्ञाएं हैं वो संज्ञा है ये कृत। उन प्रत्ययों का जो 127 प्रत्यय हैं जो तिंग से भिन्न प्रत्यय हैं, अर्थात उन 18 से अलग जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को कहा गया है यहाँ पर कृत प्रत्यय, जो कि कृदतिंग इनकी करता है कृत संज्ञा। तो ठीक है, इसी को तो कृत समझ गए ना। और कृत है अंत में जिसके, ऐसे प्रत्ययों को कहेंगे कृदंत। तकार को दकार करना आप जानते ही है, जलाम जो सुनते सूत्र द्वारा। तो कृत ये शाम अंते ते कृदंता। ठीक है, तो आप अब कृदंत शब्द भी समझ गए होंगे कि क्या है कृदंत। लेकिन मित्रों याद रखिए, हम आपको कृदंत प्रकरण यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसका 4 भागों में विभाजन किया गया है। और उस 4 भागों में विभाजन करने का प्रमुख कारण है पाणिनि जी के सूत्र। जैसे आप यहाँ देखोगे, आपके सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास शायद गीता प्रेस की होगी, हाँ, या फिर गोविंदाचार्य जी की होगी, और विभिन्न विभिन्न आपके पास अस्त्र शस्त्र होंगे, हैं। तो उन सब में अथक कृदंते कृत्य प्रक्रिया यह शब्द लिखा हुआ है। तो एक कृत्य प्रक्रिया क्या है? तो आप यहाँ पढ़ेंगे, एक सूत्र है कृत्याह। पाणिनि जी ने कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत एक संज्ञा की कृत्य संज्ञा, तो उस के अंतर्गत जो कृत्य संज्ञा है, तो कुछ प्रत्ययों की वो संज्ञा की, तो उसके अंतर्गत जो प्रत्यय पढ़े गए उनके लिए अलग से एक प्रकरण बना दिया भट्टो जी दीक्षित जी ने, और उसका नाम रख दिया कृत्य प्रकरणम या कृत्य प्रक्रिया। वो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं वस्तुतः, इसलिए। हाँ जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी क्या कह रहे हैं, बताएं। जी, जी नमो नमः। जी नमो नमः। वार्ता यत् अस्ति यत् कृत कृतभिन्न तिङ् तिङ्भिन्न यथा कथनीयं जी तथा जी। तिङ्भिन् तु सुप् प्रत्यय अपि अस्ति। हम्म। तदा तदा सुप् प्रत्ययम् अपि योजनीयं कृत् प्रत्यय। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर जो समास किया जाता है वो पर्युदास किया जाता है। तिंग भिन्न तिंग सदृशाः धात्वधिकारे विहिता, वो धात्वधिकार के अंतर्गत नहीं पढ़े गए हैं। जी ठीक है ना, ऐसा जी यहाँ जी पर्युदास का ग्रहण किया जाता है इसी कारण से। ठीक है पुरुषोत्तम जी। जी भैया नमो नमः। हाँ जी नमो नमः। तो उनमें से देखिए पहला है कृत्य प्रत्यय। तो ये 7 कृत्य प्रत्यय हैं मित्रों। ये बहुत सारी परीक्षाओं में कृदंत प्रकरण लगा हुआ है। हमारी एक ये भी इच्छा थी जो है सत्यम जी के, एक वीडियो ये भी बनाया जाए कि यह कितनी परीक्षाओं में कृदंत लगा हुआ है। तो हमने सबसे पहले नेट को उठाया तो बिल्कुल लगा है ना। नेट का 25 उठाओ या 73 उठाओ, दोनों कोडों में ये लगा हुआ है। फिर हमने आजकल टीजीटी पीजीटी की बड़ी चल रही है मारम मारी, उसको उठा के देखा सिलेबस को, उसमें एक कृदंत लगा हुआ है। फिर आजकल राजस्थान की परीक्षा जो है, वहाँ की भी परीक्षा है रीट वगैरह की, उनमें देखा तो उनमें ये लगे हुए हैं। विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में मैं समझता हूँ, बहुत सारी परीक्षाओं में कृदंत प्रकरण लगा हुआ है, और बड़ा ही उपयोगी प्रकरण है ये। आप देखेंगे, एक तो आप लोगों को अनुवाद का जो महारत हासिल होता है वो तिङंत प्रत्ययों की बदौलत होता है।
और दूसरे आपके अनुवाद करने में ये भी प्रत्यय सहायक होते हैं जो कि कृदंत के प्रत्यय हैं। इनके अनुवादों का भी हम जब थोड़ा कुछ रूप बना लेंगे, पढ़ लेंगे तो अभ्यास भी करेंगे थोड़ा। जी मंजू जी बताएं। सर जी नमो, नमो जिसको भी नमः। हम नोट कर रहे थे, तो इसमें 6, 7, 8, 9 नंबर का कौन सा प्रत्यय है? 6, 7, 8 9 शायद 9 नंबर का इसमें छूट गया है कुछ। छूट गया। हाँ हाँ। हाँ, या तो मुझे लगता है संख्या छूटी होगी या प्रत्यय छूटा होगा अच्छा, इस पूर्व कृदंत देख में। लो, हाँ, देख लो। हम इसको इस क्रम से जब पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इसी अच्छा, क्रम से लगभग पढ़ने हैं जिस क्रम से ठीक। यहाँ पर उल्लेख कर रखा है। तो अभी तो कृत प्रत्ययों को पढ़ेंगे जिस क्रम में ये लिखे हैं, हाँ और ठीक। उसी क्रम में पूर्व कृदंत के प्रत्यय लिखेंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उन्हें हम ठीक देख ठीक। लेंगे ये कौन सा छूटा है, उसे बाद में सही भी कर देंगे देख कर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। धन्यवाद। बिल्कुल। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से लिखे गए, हम बता दें। सिद्धांत कौमुदी में या फिर कहें कि अष्टाध्यायी के अनुसार यदि गणना की जाए, आपके पास माता पुष्पा दीक्षित जी वाली जो प्रकरण निर्देश समन्वित अष्टाध्यायी है, तो उसके अंत में भी देखना उन्होंने ये जो कृदंत के जो भी प्रत्यय हैं उन सबको अकारादि क्रम से संग्रह कर दिया है। बहुत ही उपयोगी कार्य है, आप उसका भी अवलोकन करें, वो भी अच्छा है। वहां पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ क्या कहें, सब कुछ ही मिल जाएगा, एक भी प्रत्यय छूटता नहीं है वहां कृदंत का। तो ये भट्टोजी दीक्षित जी के जो आधार है इन प्रकरणों का नाम रखने का, वो है विभिन्न पाणिनि जी के सूत्र। जैसे एक सूत्र है कृत्याह, आप अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में देख पा रहे होंगे, इस धातो हो और वा स्वरूप स्त्रियाम के बाद एक सूत्र है कृत्याह। तो वो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं कुछ गिने चुने, तो उनको इधर पढ़ दिया, उनका नाम एक कृत्या रख दिया। कृत्या वस्तुतः एक अधिकार सूत्र है जो बताता है कि णबुल त्रिचऊ से पहले पहले तक इसका अधिकार होगा इस सूत्र का। तो ये है, तो ये, और दूसरा है पूर्व कृदंत प्रत्यय। तो पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत का क्या मतलब है? देखिए, बीच में उणादयो बहुलम सूत्र पाणिनि जी ने पढ़ा, ठीक है। तो उणादयो बहुलम से पहले वाले जो प्रत्यय हैं तो वो भी कृदंत के प्रत्यय, उनको पाणिनि जी ने, उनको भट्टोजी दीक्षित जी ने कहा पूर्व कृदंत, और उणादयो बहुलम से बाद वालों को कहा उन्होंने उत्तर कृदंत। ठीक है, तो उणादयो बहुलम एक ऐसे समझ लीजिएगा बीच में मील का पत्थर है, उससे पहले वाले जो कृदंत प्रत्ययों को पूर्व कहा, बाद वालों को उत्तर कृदंत के नाम से कहा। तो ये भट्टोजी दीक्षित जी के नाम इन प्रकरण का रखने का औचित्य है। इनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने भी इसका अनुकरण किया और इनको यहाँ पर रखा। ठीक है, इसी क्रम में रखा है। अच्छा, तो ये है यहाँ का विभाजन। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रसेनजीत जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, प्रसेनजीत जी बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ, नमो नमो, नमो नमो नमः नमः। महोदय। उनादित जी प्रत्यय, उनादित प्रत्यय अर्थात ये क्या है, मतलब इससे आप थोड़ा बता दें। बिल्कुल। वैसे जब मैं उणादि प्रकरण आरंभ करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, एक सूत्र है पाणिनि जी का उणादयो बहुलम। उणादि प्रत्ययों की संख्या बहुत है मित्रों, जो मैंने आपको कृदंत की संख्या जहाँ 127 बताई है उणादि प्रत्यय उनसे भी अधिक हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में आपके एक ही प्रत्यय है उणादियों में से, और उस प्रत्यय का नाम है उण। ये उणादि प्रत्यय हैं। उणादि प्रत्ययों के विषय में दो प्रकार के मत हैं आचार्यों के। कोई तो कहते हैं कि ये साकटायन के हैं, ऐसा नागेश आदि आचार्यों का मत है कि साकटायन प्रणीत हैं। जो उणादि प्रकरण है पूरा, उसके जो प्रत्यय वो साकटायन प्रणीत है। और हमारे कुछ आचार्यों का मानना है कि वो पाणिनि प्रणीत है। तो इस पर बड़ा विवाद है। इसमें नागेश का शेखर या फिर बाल मनोरमा की को भी आप उणादयो बहुलम में देख सकते हैं। तो उणादि ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं, पर लघु सिद्धांत कौमुदी में तो चूंकि एक ही दिया है, क्योंकि यहाँ ज्यादा जगतडाल में नहीं पढ़ना है। बच्चों को केवल व्याकरण ही नहीं पढ़ना, बच्चों को व्याकरण के साथ साथ जो है काव्य शास्त्र है और मनवादी धर्म शास्त्र, ये सब कुछ पढ़ना है। इसलिए
इसलिए यहाँ पर उतना ही बताया गया है जितना आवश्यक था बच्चों के लिए। तो लगभग इतने प्रत्यय जो यहाँ पर नीचे हमने दर्शा रखे हैं बस यही लघुकौमुदीकार ने बताए हैं, इनको हम यथाक्रम पढ़ेंगे। तो एक तो कृदंत के विषय में ये सामान्य जानकारी आपको हुई होगी। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, अग्रिम स्लाइड में कुछ बातें हैं कि अभी तक जो कृदंत प्रकरण को आप पढ़ रहे हैं और इससे पूर्व में आपने जो कुछ भी पढ़ा जाना, मैंने आप लोगों का टेस्ट भी लिया था इसीलिए, क्योंकि हमारे साथ नए अध्येता इसमें जुड़े हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने देखा सबका टेस्ट बहुत जोरदार था, है ना। मैंने आप सभी के उस टेस्ट प्रकरण में देखा, बड़ा अच्छा आपने प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर एक मिनट, कुछ स्क्रीन में समस्या आई है। चलो अब दोबारा करते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि आप बड़े सुबोध सुविज्ञ लोग इसमें जुड़े हैं। तो इससे पूर्व आपने जो भी प्रकरण पढ़े हैं अब तक लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ तक, वहां पर आपने दो चीज अवश्य पढ़ी होंगी कि एक उत्सर्ग सूत्र होता है, एक अपवाद सूत्र होता है। क्योंकि अब कृदंत प्रकरण जब आप पढ़ रहे हो तो इस नियम को जरूर जान लीजिएगा, ये व्याकरण विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यह जानने के पश्चात ही आपको कृदंत प्रकरण पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या पैदा हो सकती है इस नियम को जाने बगैर। ये नियम क्या है? ये नियम है वासरूपो अस्त्रियाम। यह नियम वासरूपो अस्त्रियाम, यह एक परिभाषा सूत्र है। यह जो परिभाषा सूत्र है यह उत्सर्ग और अपवाद विषय कुछ नियम यहाँ पर बतलाता है। मित्रों, उत्सर्ग क्या होता है, अपवाद क्या होता है, हमने पिछले जब संधि प्रकरण आपको पढ़ाया था लगभग 1.5 वर्ष पूर्व, तो उसमें भी आपको ये बता दिया था कि उत्सर्ग और अपवाद सूत्र क्या होते हैं। लेकिन वासरूप स्त्रियाम अब आ पड़ा तो एक बार फिर से बता देते हैं। मित्रों, उत्सर्ग सूत्रम का मतलब होता है सामान्य सूत्र, पाणिनि जी का सामान्य नियम। क्योंकि पाणिनि जी ने कुछ नियम तो सामान्य बनाए और कुछ नियम विशेष बनाए, तो उसमें जो सामान्य नियम अर्थात जो सामान्य सूत्र होता है पाणिनि जी का, जिसकी सामान्य नियम होता है, सामान्य नियम का मतलब पाणिनि जी ने एक ऐसा सूत्र बना दिया जो बहुत एरिया को कवर कर रहा है, अर्थात बहुत जगह लग सकता है, उसे कहते हैं सामान्य सूत्र। और एक होता है अपवाद सूत्र। अपवाद सूत्र मतलब विशेष सूत्र। विशेष सूत्र मतलब जहां पर उत्सर्ग सूत्र की प्राप्ति है उसी के एरिया में प्राप्ति हो जाए जिस सूत्र की, वो होता है अपवाद सूत्र, या फिर उसे कहें विशेष सूत्र। इसके लिए परिभाषा बनाते हैं कि ये न प्राप्तेयो विधि आरभ्यते स तस्य बाधको भवति, है, ये अपवाद के स्वरूप को बताते हैं। तो जैसे आद्गुण एक उत्सर्ग सूत्र है, क्यों? अवर्ण से अच के परे रहती है सूत्र लगता है। और वृद्धरेचि उसका एक अपवाद सूत्र है, क्यों? अवर्ण से एच के परे रहते, वृद्धि का विधान है। अब देखिए, पाणिनि जी ने पहला सूत्र बनाया आद्गुणा। पाणिनि जी को खूब पता है कि मैंने अवर्ण से अच के परे रहते गुण का विधान कर दिया है। फिर पाणिनि जी जानबूझ करके अवर्ण से एच के परे रहते वृद्धि का विधान कर रहे हैं, जबकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही एच प्रत्याहार बनना है। ठीक है, तो जो जितना एरिया आद्गुण सूत्र का है उसी में से कुछ आधा एरिया वृद्धरेचि सूत्र का है। सत्यम जी बात समझ रहे हैं ना? जी गुरु। हाँ, इतना एरिया कुछ इस सूत्र का है वृद्धरेचि का। तो इसलिए क्या होगा कि जब अवर्ण से एच परे की बारी आएगी तो एच के विषय में यह जो वृद्धरेचि सूत्र है उसका अपवाद करेगा, है, ये विशेष सूत्र उसका अपवाद करेगा, अर्थात उसको नहीं लगने देगा। तो इसलिए क्या होता है
जब आप बनाते हैं कृष्ण प्लस एकत्वम तो क्या बनता है? कृष्णैकत्वम बनता है। गंगा प्लस ओघ संधि करने पर क्या रूप बनता है? गंगौघ। ऐसा रूप बनता है कि नहीं? ये आपने उत्सर्ग और अपवाद की व्यवस्था पिछले अष्टाध्यायी में यहां से पूर्व सर्वत्र सूत्रों में देखी, लेकिन यहाँ कुछ विशेष व्यवस्था बतलाई जा रही है आपको, ठीक है? और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था मित्रों यह है कि अस्मिन् धात्वधिकारी, ये बात कह रहे हैं कि इस धातु के अधिकार में। कौन से धातु के अधिकार में? अभी जो आपने इससे पहले धातु सूत्र पढ़ा, उस सूत्र के अधिकार में। मैं आपको धातु सूत्र का अधिकार भी बताऊंगा, ठीक है? तो सूत्र का अर्थ समझिए पहले कि अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपो अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यदि आपका चित्त अन्यत्र आसक्त होगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारी मोह माया से हटा करके अपने चित्त को इस पाठ में लगा देवे, जिससे समझ में आ जाए। इस सूत्र को कहा जाता है कि थोड़ा टेढ़ा पड़ता है छात्रों के लिए, तो आप इसमें थोड़ा अपने मन की शक्ति को एकाग्र करें और यहाँ लगाइए। कहा जा रहा है अस्मिन् धात्वधिकारे, इस धातु के अधिकार में असरूपो अपवाद प्रत्ययः, जो असरूप अपवाद प्रत्यय है, मतलब जो असरूप भी है और अपवाद प्रत्यय है, वो उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्, वो उत्सर्ग के विकल्प से बाधक होते हैं। कहाँ? स्त्री अधिकारोक्तम बिना। स्त्रियाम इस सूत्र के अधिकार को छोड़ करके। तो मित्रों, आपको इसमें से क्या क्या बातें समझनी है, मैं उन्हें फिर दोबारा से कहता हूं कि इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अस्मिन् धात्व अधिकारी क्या लफड़ा है ये समझेंगे। अस्मिन् धात्व अधिकारी को मैंने आपको बताया कि यह धातु सूत्र आपने जो पढ़ा उस धातु के अधिकार में असरूप अपवाद प्रत्यय, जो असरूप अपवाद प्रत्यय हैं, तो अपवाद और उत्सर्ग ये दो विषय तो मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं आपको असरूप और समझाना है मुझे, स्वरूप और असरूप, ठीक है? तो यदि असरूप अपवाद प्रत्यय होगा तो वो विकल्प से बाधक होगा। कैसे वो विकल्प से बाधेगा, तो ये भी मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अस्मिन् धात्वाधिकारी को अभी मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो उत्सर्ग सूत्र आपने समझ लिया, सामान्य सूत्र, सामान्य नियम पाणिनि जी का। अपवाद सूत्र मतलब विशेष नियम, जैसे वृद्धरेचि। इधर क्या होता था कि जब उत्सर्ग सूत्र अपने अपवाद सूत्र के द्वारा नित्य बाधा जाता था, या फिर ऐसे कह लें जो अपवाद सूत्र है वो अपने उत्सर्ग सूत्र को बाध देता था, अर्थात उसको लगने नहीं देता था, ठीक है? जैसे आपने देखा कि कृष्णैकत्वम और देवैश्वर्यम, या फिर कहें गंगौघ, इन प्रयोगों में आदगुणा प्राप्त था, क्योंकि वो सामान्य सूत्र है। लेकिन अपवाद सूत्र के द्वारा बाधित हो जाने पर वह प्रवृत्त नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ ना। फिर ऐसा थोड़ी ना कि वृद्धरेचि भी लग जाए और आदगुणा भी लग जाए, दोनों को लगा लो, ऐसा नहीं करते हैं ना। उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं कराते हैं अपवाद के विषय में। नियम आप इससे पहले पढ़े। आइए अब कुछ स्वरूप और असरूप बातों को समझें। स्वरूप, स्वरूप का मतलब है समानम रूपम येषाम, जिनका रूप समान है उन्हें कहेंगे स्वरूप। तो भैया ये आपको जो त्रिकोणाकार आकृति यहां दिखाई दे रही है ना, तो बताओ इनका स्वरूप समान है कि नहीं सत्यम जी? तो हम कहेंगे कि ये सब स्वरूप हैं, क्योंकि इनका जो स्वरूप है, इनकी जो आकृति है वो एक जैसी है। ठीक है सत्यम जी? जी। हाँ। असरूप को देखिए प्रकाश जी। असरूप का मतलब जिनका स्वरूप भिन्न भिन्न हो। तो जैसे एक ट्रायंगल है, ये एक आयताकार आकृति है, और ये गोलाकार है, ये जो है आपकी चतुर्भुजाकार है,
ये आपकी बहुत ही फेमस आकृति है, इसके बाद सब जानते ही हैं इसको क्या बताना। इसके बाद ये कुछ प्लस चिन्ह जैसी आकृति है, ठीक है। तो बताइए इस तरफ ये सभी असरूप है ना, अर्थात असमान है जी, असमान, असमान हाँ, इनका स्वरूप नहीं मिलता है। जी। ऐसे ही आपको चेक करना है कि उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्रों के द्वारा यहां कृदंत प्रकरण में उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्रों के द्वारा जो विहित प्रत्यय हैं उनका यदि स्वरूप अलग अलग होगा तो ये नियम काम करेगा कि असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य वा बाधक, ये नियम काम करेगा, ठीक है। जो असरूप अपवाद प्रत्यय होगा वो उत्सर्ग का विकल्प से बात करेगा। मैं अभी आपको इस विषय को यहां समझा रहा हूं, घबराए नहीं, और मैं आगे भी जैसे जैसे मैं उदाहरणों को भी समझाऊंगा तब भी बता दिया करूंगा, लेकिन यहां अच्छे से समझ लें पहले इस विषय को। जैसे मैं अब कुछ प्रत्ययों की यहाँ कर जिक्र कर रहा हूं जो यहाँ पर आगे प्रत्यय पढ़े गए हैं। जैसे एक प्रत्यय है तब्यत, एक प्रत्यय है अनियर, और एक प्रत्यय है आपका ण्यत, ठीक है। अब आप देखिए ये तीनों प्रत्यय आप मुझे बताएंगे कि ये स्वरूप हैं या असरूप हैं। अस्वरूप है, असरूप है ना, इनका स्वरूप जो है नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो जो असरूप प्रत्यय हैं, है ना, जैसे देखिए तब्यत का तब्य, अनियर का अनीय, और ण्यत का बचता है य। तो इसलिए आप क्री धातु से दरअसल तब्यत और अनियर जो प्रत्यय विधान किए जाते हैं, आप इस प्रकरण में पढ़ेंगे कि तब्य तब्यता अनियर नाम का एक सूत्र है, वो तब्यत तब्य अनियर प्रत्यय करता है धातु मात्र से, ठीक है। धातु मात्र से इन प्रत्ययों का विधान करता है। अच्छा, और एक सूत्र आगे पढ़ा गया है रि हलो ण्यत, इसके द्वारा ण्यत प्रत्यय का विधान होता है। तो अब क्री धातु से तब्य तब्यता अनियर, यह एक जो साधारण सूत्र है, सामान्य सूत्र है, तो इससे आपने तब्यत प्रत्यय का भी विधान कर दिया, अनियर प्रत्यय का भी विधान कर दिया। अब क्या है, कर दिया ना। और आगे कहा गया है रि हलो ण्यत, के जो रिकारांत धातु होती हैं या फिर हलंत, उनसे ण्यत प्रत्यय का विधान किया जाता है। क्री धातु आपकी कैसी है, रिकारांत धातु है। तो रिकारांत धातु है तो इससे तो ण्यत ही होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा प्रसेनजीत जी, ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न को मैं लूंगा अभी इस बात को कह करके पूरी करके। तो यहां पर रि हलो ण्यत, ये तो सूत्र अपवाद सूत्र है। जैसे आपका आद्गुण एक सामान्य सूत्र हुआ करता था, उसका एक विशेष अपवाद सूत्र था जिसे विशेष सूत्र कहते हैं वृद्धरेचि। ऐसे ही यहाँ पर तब्य तब्यता नहीं हरा, यह एक सामान्य सूत्र है। रि हलो ण्यत यह अपवाद सूत्र है। तो अपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र का बाद हो जाना चाहिए, जैसा कि अभी तक होता रहा है, जैसा अभी तक होता रहा है इस पूरे तिङंत प्रकरण से पहले पहले तक जो आप पढ़े, ऐसा होता रहा है कि नहीं। लेकिन ये अब नहीं होगा। कारण क्यों नहीं होगा, क्योंकि असरूप अपवाद प्रत्यय होगा, वो उत्सर्ग को विकल्प से बाधेगा। विकल्प से बाधेगा का मतलब अब क्या होगा, एक बार तो उत्सर्ग भी लगी जाएगा और एक बार में अपवाद भी लग जाएगा, ठीक है। उत्सर्ग भी लगेगा और अपवाद भी लगेगा। ये तो बड़े फायदे का प्रकरण है भाई। यहां पर उत्सर्ग सूत्र के पास एक मौका होता है खुद को साबित करने का। इससे पहले नहीं। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले तो जब आद्गुण सूत्र और वृद्धरेचि सूत्र की एक साथ प्राप्ति होती थी गंगौघ जैसे प्रयोगों में, तो वहां पर यह नहीं होता था कि वृद्धरेचि सूत्र कह ले भैया एक बार तुमहू लग जाओ और एक बार हमहू लग जाते हैं। तो वहां गुण वृद्धि दोनों थोड़ी ना होते हैं, वहां तो गंगौघ यही बनता है, केवल वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तब्य तब्यता अनियर यह सूत्र और रि हलो ण्यत, ये सूत्र जब क्री धातु में प्राप्त होंगे तो रि हलो ण्यत जो अपवाद सूत्र है वो ये नहीं कहने वाला कि नहीं मैं ही लगूंगा, तुम्हें नहीं लगने दूंगा।
यहां तो वासरूपो स्त्रियाम इस नियम के कारण जो आपका अपवाद सूत्र है वह उत्सर्ग को विकल्प से बांधेगा, विकल्प से बांधेगा। पर ध्यान रहे वो असरूप होना चाहिए, अर्थात उनकी शकल मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो असरूप होने चाहिए। तो जैसे ये देखिए रिहल्लो ण्यत के द्वारा जो विधान किया जाता है ण्यत, उसका स्वरूप अलग है, क्योंकि उसका स्वरूप है यह। स्वरूप का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, अक्षरों का स्वरूप हम जैसे व्यक्तियों की तरह तो नहीं होता, ये बड़ी मौछ, ये बड़ी दाढ़ी, ऐसा लंबा तिलक है। उनका तो स्वरूप जो है उनकी अनुपूर्वी होती है, तो जिससे ण्यत का यह बचता है। और तव्यत नियर, इनका जो है तव्य अनीय, ऐसा अवयव संस्थान इनका जो है क्या कहें, वर्णा, इनकी आकृति है अनुपूर्वी इस प्रकार की है। तो इनकी अनुपूर्वी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इसलिए क्या होगा, क्री धातु से जैसे ण्यत तो होगा ही, कार्यम बनेगा और तव्यत अनियर भी होंगे। क्यों? क्योंकि उत्सर्ग का अपवाद विकल्प से होता है, तो एक बार उत्सर्ग भी प्रवृत्त हुआ रहेगा, तो कर्तव्यम और करणीयम भी बन जाएंगे एक बार क्री धातु से तव्यत और अनियर होकर के, और ण्यत प्रत्यय होकर के कार्यम भी बनेगा, कोनहु दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, जब त्रिच प्रत्यय करोगे ना, देखो त्रिच प्रत्यय का स्वरूप अलग है, तो कर्ता भी बनेगा। णमुल करोगे, णमुल का भू भू बचता है, उसका स्वरूप अलग है, तो उसका कारक भी बनेगा। भैया एक धातु से ये कृदंत के तमाम प्रत्यय लग करके बहुत सारे रूप बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शब्दों की सर्जना अब आप समझने लग जाएंगे कि धातु एक है, कर्तव्यम हो, करणीयम हो, कार्यम हो, कर्ता हो, कारका हो, इन सब जगह पर चिकीर्षु हो, ऐसे बहुत सारे प्रत्ययों को आप पढ़ेंगे इसमें, तो आपको आनंद आने वाला है। कृदंत प्रकरण पढ़ने के बाद आपका शब्दकोश ऐसे वृद्धि को प्राप्त कर जाएगा बहुत धांसू तरीके से। तो चलिए, अब आप कुछ प्रश्न कर रहे थे, मैं थोड़े अभी इस प्रकरण को थोड़ा सा बचाए, लेकिन थोड़ा सा ले लेते हैं इनके प्रश्नों को। तो पहले तो प्रसेनजित जी बताएं वो क्या कहना चाहते थे। समाधान हो गया हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। सरोज जी, फिर उसके बाद आपका नंबर है। हाँ प्रसेनजित जी बताइए। महोदय मैं तो प्रश्न भी भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धैर्य से मेरा सुनिए। ऐसा जी जी जी। महोदय मेरा प्रश्न था हाँ कि अगर ये जो सूत्र था समान सूत्र स्वरूप, हाँ, जो प्रत्यय का स्वरूप अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ एक ही है, तो वो एक स्वरूप में आएंगे कि नहीं? अर्थ नहीं, अगर दो प्रत्यय का अर्थ बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ स्वरूप की बात की जा रही है। स्वरूप मतलब उनकी आनुपूर्वी वाला स्वरूप, ठीक है ना, आनुपूर्वी का स्वरूप जो है वो भिन्न होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसका स्वरूप का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है स्वरूप और अस्वरूप के लिए। जैसे यहाँ पर ये त्रिकोणाकृति बनी है, इनका स्वरूप एक है ना, क्यों जी? इनका स्वरूप एक है। एक तो भैया आवाज कटी अभी बहुत। और अस्वरूप अर्थात इनका स्वरूप एक है, वो इनका स्वरूप अलग अलग है, जहाँ स्वरूप वाले हैं वो, ठीक है, तो है क्या? नहीं, अच्छा, तो प्रत्यय में भी एक, तो प्रत्यय में तो सारे प्रत्यय तो अलग अलग ही है ना? नहीं, सब अलग अलग नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, अभी तो आप इसका मतलब आप आधी बात अभी सुने हो, आप लास्ट तक डटे रहिए, आपको सुनिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी तो आधी बात सुने, अभी पूरी बात तो सुनो, अभी पूरी बात सुनो। मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ जिनका स्वरूप एक जैसा है। मैंने स्वरूप वाला तो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया ऊपर, ठीक है जी। जिनका स्वरूप एक है उसको सुन लीजिए। और सरोज जी, मैं आपका भी प्रश्न तभी भी लूंगा, अभी पूरी बात को समाप्त करके, ठीक है। चलो सुनिएगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, मेरे यहाँ पर नेटवर्क फुल है, आपके यहाँ कुछ समस्या है, यहाँ से आवाज नहीं कट रही है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुनिए। हाँ, अब मैं बात कह हूं कि यदि ऐसा हो कि दोनों प्रत्ययों का स्वरूप यदि एक जैसा हो और वो उत्सर्ग और अपवाद भी हो, है ना, तब क्या होगा? तो भैया देखो, तब क्या होगा, तब के लिए तो सूत्र कुछ नहीं कह रहा है ना। सूत्र ने क्या कहा,
अस्मिन् धात्वधिकारे असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्, के असरूप अपवाद ही उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होता है। इसका मतलब स्वरूप के विषय में कुछ नहीं कहा ना, तो स्वरूप का जो बाध्य बाधक भाव है वो पूर्व की तरह होगा, जैसे चलता आया है, नित्य बाधक होगा। उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ पर, प्रसेनजित जी सुनिए। यहाँ पर एक बात लिखी है कि स्वरूपापवाद प्रत्ययस्तु उत्सर्गस्य नित्य बाधक। नित्य मतलब जैसे हम बाधक होते हैं, जैसे उत्सर्ग सूत्र के विषय में अपवाद सूत्र हमेशा लगता है और उत्सर्ग सूत्र को प्रवृत्त नहीं होने देता है, उससे कोई भाईचारा नहीं निभाता है कि तुम भी लग जाओ और हम भी लग जाए, कोई भाईचारा नहीं निभाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब अपवाद सूत्र का स्वरूप है उत्सर्ग सूत्र के समान होगा, अर्थात उस प्रत्यय का स्वरूप, तो उनका जो बाध्य बाधक भाव होगा नित्य होगा। उदाहरण के देखिए, मैंने इसी प्रकरण से उदाहरण रखे हैं कृत प्रक्रिया से, और कृदंतों के विषय में भी समझ लेना, विभिन्न व्याख्याओं में ये विषय दिया गया है। जैसे सूत्र है आपका अचोयत। अचोयत सूत्र क्या करता है, जो धातु है अजंत धातु है, अजंत का मतलब अचंत वाली धातु है, उनसे यत प्रत्यय करता है, ध्यान दीजिए। और रिहलोण्यत क्या करता है, रिहलोण्यत आपका जो सूत्र है वो रिकारांत धातुओं से और हलंत धातुओं से अण्यत प्रत्यय का विधान करता है। तो देखिए, इनमें उत्सर्गापवाद पहले बना के नहीं ये सोचो। अजंत धातु के कहने से रिवर्णांत धातु भी उसी के अंतर्गत आ गई क्या नहीं भाई, जब अजंत है तो रिवर्णांत भी आ गई। तो अजंत धातुओं से जब यत प्रत्यय का विधान कर दिया है, तो रिवर्णांत धातुओं से रिहलोण्यत का जो विधान किया, यह सूत्र अचोयत सूत्र का अपवाद बनेगा, क्योंकि रिवर्णांत धातुओं से विधान किया गया है, इसके विषय में वो अपवाद बनेगा। तो अपवाद बनेगा, ठीक है, तो ये देख चेक कर लिया, यस ये अपवाद है। सबसे फर्स्ट सीढ़ी हमने चढ़ ली, अपवाद को चेक कर लिया। दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, देखो क्या ये अपवाद स्वरूप अपवाद है या असरूप अपवाद है। तो देखा कि अचो यत से जिस प्रत्यय का विधान होता है वो है यत, और रिहलोण्यत से जिस प्रत्यय का विधान होता है वो है ण्यत। तो इन दोनों का बचता क्या है, मैंने कहा ना कि हालांकि अब आप देखोगे यत और ण्यत का स्वरूप आपको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है ना, हाँ, लेकिन आपके भी दिव्य दृष्टि नहीं लगी है। जब आपके चश्मा लग जाएगा ना कि किस किस की संज्ञा होती है, लोप होता है, ठीक है, तो हलंत्यम सूत्र के द्वारा यत में तकार की संज्ञा होती है और लोप होने के कारण यत का यह अवस्था है, और ण्यत में नकार की चुट्टू कर देता है, छुट्टी, और तकार की संज्ञा करता है हलंत्यम, यहाँ पर भी तो इसका भी अवस्था है। अब आपको जो स्वरूप और ये असरूपता जो कुछ चेक करनी है ना, वो अनुबंध हटा करके करनी है। मतलब इसमें जो इत संज्ञा के योग्य हैं उनको लोप कर लेना, तब चेक करना, क्योंकि यहाँ पर एक नियम ये भी परिभाषा में बताते हैं, अनुबंध कृतम असारूप्यम, अनुबंध को लेकर के असारूप पे व्यवहार नहीं किया जाता है। अर्थात अनुबंध लोपम कृत्वा असरूपम निर्णयम, अनुबंध का लोप करके स्वरूप असरूप जानिएगा प्रसेनजित जी। तो अनुबंध का लोप किए तो यत का भी अवचा और ण्यत का भी अवचा। ये का भैया, ये तो स्वरूप अपवाद है, ण्यत तो यत का, ये क्या है, स्वरूप अपवाद है। इसलिए क्या है कि क्री धातु से कार्यम ही बनेगा, इससे आप अब यत नहीं कर सकते हो। और ची धातु से चेयम बनेगा, है, ची धातु से तो चेयम बनेगा, लेकिन क्री धातु से क्या बनेगा, कार्यम बनेगा। अब आप इससे यत नहीं कर सकते, क्री धातु से अब आप यत करके जो है कर्यम वगैरह ऐसे ना बना पाओगे कुछ भी। तो यहां पर अब ण्यत ही होगा, यत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो यत प्रत्यय है वो इसका स्वरूप अपवाद है, और जो स्वरूप अपवाद है उनमें जो बाध्य बाधक भाव है वो जैसे होता है व्याकरण में बाध्य बाधक भाव के अपवाद सूत्र उत्सर्ग को हमेशा बाधता है, उसका कोई भाईचारा नहीं निभाता है। तो मतलब भाईचारा समाप्त रहेगा जब उसका स्वरूप होगा अपवाद सूत्र को, और जब असरूप है
तो फिर वासरूप और स्त्रियाम का पूरा पूरा नियम काम करेगा कि वहां पर के जो आपका अपवाद सूत्र है वो उत्सर्ग को विकल्प से बांधेगा। तो इसलिए देखिए ण्यत प्रत्यय का तो कार्यम बना और अन्य प्रत्यय भी हो गए जो उसके स्वरूप से भिन्न थे, तो करणीयम भी बन गया और कर्तव्यम भी बन गया इसी क्री धातु से। ठीक है, बात आई समझ में? प्रसेनजीत जी आगे बढ़े। सरोज कुमार मिश्र जी अब बताएं आप क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। आचार्य नमः। हाँ नमो नमः जी। अत्र यत्र यः स्वरूपः उत्सर्गसूत्रः अस्ति अपवादसूत्रः अस्ति तत् पूर्वत्र सिद्धं सूत्र अनुसारेण निर्णयः भविष्यति अथवा अन्यत् किमपि सूत्रं? नहीं नहीं, पूर्वत्र सिद्धम इति सूत्रानुसारेण तो सिद्धत्व असिद्धत्वस्य निर्णयः भवति। यतोहि सपात् सप्ताध्यायीं प्रति यानि त्रिपादी सूत्राणि सन्ति तानि असिद्धानि भवन्ति। एवं प्रकारेण उत्सर्ग अपवादस्य निर्णयः न कदापि भवति। उत्सर्ग अपवादस्य निर्णयः कथं भवति कि येन न प्राप्तौ यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति। इयं परिभाषानुसारेण उत्सर्ग अपवादस्य निर्णय भवति। सामान्य विषय रूप से हम कहें, हमने ये पिछले जो काफी प्रकरण पढ़ाए ना, उसके शुरुआत में भी जब आपको मैंने वृद्धिरेचि को आद्गुणा को पढ़ाया है, अपवाद शास्त्र क्या है, उत्सर्ग शास्त्र क्या है, इसके विषय में मैंने वहां भी चर्चा की है। फिर भी आप संक्षिप्त रूप से जानिएगा, उत्सर्ग सूत्र की जितने एरिया में प्राप्ति है, जैसे आद्गुणा अवर्ण से अच के परे रहते प्राप्ति है, पाणिनि जी इसी में कोई दूसरा आरंभ कर दें। पाणिनि जी ने, उन्हें पता है कि अवर्ण से अच परे रहते मैंने गुण का आरंभ कर दिया है और फिर वो वृद्धि रेचि से वृद्धि का भी आरंभ इसमें कर रहे हैं, तो इससे यह पता चलता है कि यह अपवाद सूत्र है, क्योंकि उसके एरिया में से है उसका हिस्सा। ठीक है, तो हम द्वितीय सूत्र को कहेंगे जो कम देश में उससे प्रवृत्त होगा कि ये अपवाद सूत्र है। ठीक है, एक ऐसे साधारण अपवाद सूत्र को जानिएगा। ठीक है, आम आचार्य, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर समझना है। यह उत्सर्ग अपवाद का नियम पूरे व्याकरण शास्त्र में इस तरीके से है। तो मित्रों, इस वासरूपो स्त्रियाम जो परिभाषा है, इसका यही निकला कि अस्मिन धात्वाधिकारे, इस धात्वाधिकार में, अर्थात जो तृतीय अध्याय का जो धात्वाधिकार है, मैं इसको अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्यों कह रहे हैं अस्मिन धात्वाधिकारे। क्या धात्वाधिकार और भी हैं क्या कुछ है? केवल यही कह देते कि ये धात्वाधिकार है। अस्मिन धात्वाधिकार इसलिए कह रहे हैं कि ये द्वितीय अधिकार है, जो है ये धातु के दो अधिकार हैं। मैं भी आप दोनों अधिकार दिखाता हूं अब, नहीं तो आप गुस्सा हो जाएंगे। एक धातु अधिकार को दिखा दिया, दूसरे को नहीं दिखाया तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से मैं उनको कहता हूं। तो धात्वाधिकारे अस्वरूप अपवाद प्रत्यय, जिनका स्वरूप अलग अलग है, ऐसा अपवाद प्रत्यय, अर्थात उत्सर्ग सूत्र के द्वारा जिस प्रत्यय का विधान हो और अपवाद सूत्र के द्वारा जिस प्रत्यय का विधान हो, उन दोनों सूत्रों के द्वारा विहित जो प्रत्यय है, यदि उनका स्वरूप अलग अलग है, मतलब उनके अनुबंध हटा करके स्वरूप को देखना है, यदि उनका स्वरूप अलग अलग है तो वो अपने उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होगा। जैसे क्री धातु से यहाँ पर ण्यत को देखो, ण्यत का यह और तब्यत का अवस्था है तब्य, स्वरूप भिन्न भिन्न है क्या ना दोनों का, तो इसलिए क्री धातु से कार्यम भी बनता है रि हलो ण्यत करके, और तब्य तब्यता अनियर इस सूत्र के द्वारा कर्तव्यम बनता है, अनियर होकर के अनकरणीयम भी बन जाएगा। ये यहाँ पर संभव है। यदि यह नियम नहीं होता तो कार्यम ही बनता, अर्थात वासरूप स्त्रियाम का नियम नहीं होता तो कार्यम ही बनता क्री धातु से, और नहीं बन सकते थे। ठीक है, लेकिन अब यथा योग्य वासरूप विधि के अनुसार और भी बन जाएंगे, पर याद रहे उसका जो स्वरूप है, मतलब स्वरूप आप उसे कह लें, उसका जो स्वरूप है प्रत्यय का वो अलग अलग होना चाहिए। और यदि समान रूप हो गया उन दोनों प्रत्ययों का, जैसे अचोयत का भी यह अवस्था है और ये हलोण्यत का भी अवस्था है, तो ऋण्यत और यत का स्वरूप एक है, तो अब क्री धातु जो कि ऋकारांत धातु है, इससे ऋण्यत तो होगा क्योंकि वो विशेष विधान है, यत जो सामान्य विधान है अब वो न होगा। ठीक है,
ये कहने का तात्पर्य है। तो अब आपको कुछ दिखा दें। और एक बात और है, स्त्री अधिकार उत्तम बिना, स्त्रिय के अधिकार को छोड़ करके, अर्थात स्त्रियाम का जो अधिकार है वहां पर वास्तरूप विधि नहीं लगती है। ध्यान दीजिए इस बात को, इस पॉइंट पर, स्त्री अधिकार उत्तम बिना, स्त्रियों को बहुत सारे आरक्षण मिले हुए हैं, यहाँ पर भी मिला है सूत्र के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो स्त्री अधिकार को छोड़ करके, कहने का मतलब है जो आप धातु सूत्र का अधिकार पढ़ते हो उसमें स्त्रियाम का भी अधिकार आता है। तो इस स्त्री अधिकार में वास्तरूप विधि प्रवृत्त नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बाध्यवादक भाव होगा, स्त्री अधिकारोक्त जो प्रत्यय हैं, स्त्री अधिकार में मैंने देखा 18 सूत्र हैं, शायद 17-18 आप गिन लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाता भी हूं। तो वहां पर ये वास्तरूप नियम काम नहीं करेगा, है ना, वहां नहीं काम करेगा। जैसे जो है बाली था ना, सुग्रीव का भाई था, क्या जी? आचार्य स्त्रियम स्त्रियम 3 सूत्र से लेकर के लास्ट। हाँ, स्त्रियाम कितिन से जो विहित है, बिल्कुल बिल्कुल वही। तो जैसे बाली ऋष्यमुख पर्वत पे नहीं जाता था, वहां सुग्रीव रहते था ना उसका भाई, उस ऋष्यमुख पर्वत पे नहीं जाता था। क्यों? कि सब जगह तो उसकी शक्ति काम करती थी। बाली को एक विशेष वरदान मिला था कि उसके सामने जो भी जाएगा ना, उसकी आधी शक्ति बाली में पे आ जाएगी अपने आप स्वयं। तो बाली में खुद पहले से ही बहुत शक्ति है, अगले वाले की यदि आधी शक्ति और आ गई तो अब सामने वाला क्या युद्ध करेगा उससे? वो तो ऐसे ही पराजित हो जाना है। इसलिए कहते हैं बाली जो है रावण को ऐसे बगल में दे करके घूमा फिरता था, रावण को कुछ समझता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर यह बाली अपने सुग्रीव भाई से बैर कर लिया था। तो सुग्रीव कहाँ रहते थे? डर के मारे ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। वहां पर एक ऋषि के शाप के कारण बाली नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जो बाली को वरदान मिला था कि आधी ताकत उसमें आ जाएगी, वो ये वरदान ऋष्यमुख पर्वत पे काम नहीं करने का था। ऐसे ही वासरूप और स्त्रियाम, इसको जो एक पावर मिली हुई है ना कि इस धातु अधिकार में जो उत्सर्ग सूत्र है, इस धातु अधिकार का मतलब तुम समझ लो अपने साधारण भाषा में कृदंत प्रकरण में, हालांकि धातु प्रकरण को दिखा देता हूं अभी आपको, ठीक है। जिनको अष्टाध्यायी का संस्कार है वो अच्छे से समझेंगे इन सभी बातों को। तो वो अपने असरूप जो अपवाद है वो अपने उत्सर्ग को विकल्प से बाधता है। ये नियम स्त्री अधिकार में प्रवृत्त नहीं होता है, था स्त्रियाम कितिन के अधिकार में प्रवृत्त नहीं होता है। तो आइए भैया इन सब अधिकारों को भी देख लें, है ना। नहीं ये तो ऐसा लगेगा कि क्या हवाई फायर हो रहे हैं। वैष्णवी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी नमो नमः महोदय। जी नमो नमः, कहिए। सर ये स्वरूप और अस्वरूप तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे स्वरूप में बात होगा या फिर अस्वरूप में बात होगा वो नहीं समझ में आया, क्या करेंगे? अच्छा। हाँ बिल्कुल। देखिए अस्वरूप जो प्रत्यय होंगे उसमें जो अपवाद सूत्र है उत्सर्ग को नहीं बाधेगा, और जो स्वरूप होंगे उसमें बाद होगा, उत्सर्ग सूत्र का हमेशा बाद होगा, जैसे होता रहा है इससे पूर्व, जैसे आद्गुणा वृद्ध रुचि का अपवाद करता था वैसे ही। और जो प्रत्यय अस्वरूप है वहां पर बाध्यवादक भाव मत करना। बाध्यवादक भाव मत करना का मतलब है अपवाद सूत्र अपने उत्सर्ग सूत्र को हमेशा नहीं बाधेगा, एक बार छूट भी दिए रहेगा, उसे भाईचारा निभाएगा कि भाई तुम भी लग जाओ और हम भी लग जाए, स्वरूप अलग अलग होना चाहिए, पर ये बात है, ठीक है। ठीक है जी। तो चलिए भैया, ये है अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय, जिसमें पढ़ा गया है धातु हो ये सूत्र, ठीक है। यही धातु सूत्र जो आपने भी पढ़ा था कि इतः आरभ्य अधिकारोयम वेदितव्य, यहां से लेकर के अधिकार जानना चाहिए। और कहां तक ये धातु का अधिकार जाता है कि तृतीय अध्याय परिसमाप्ति, तृतीय अध्याय की परिसमाप्ति तक जाएगा। तो इससे क्या होगा? यदिता ऊर्ध्वम अनुक्रमस्यते धातु रित्यवतदितम, जो कुछ भी काम किया जाएगा वो धातु से ही किया जाएगा, ठीक है। इस धातु के अधिकार को समझे ना, तो ये धातु का अधिकार है। अच्छा, इससे पहले एक बात और लिख रहे हैं, इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर ये लिख रहे हैं धातु अधिकार द्वितीय, मतलब दूसरा धातु अधिकार, मतलब ये दूसरा धातु अधिकार है। एक इससे पहला धातु अधिकार निकल चुका है,
ठीक है। तो उस धातु अधिकार को दिखाने से पहले इस पेज पर कुछ बातें और हैं, उसे और कह लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वास्वरूप और स्त्रियाम के नियम बताया है, इसी को हम पढ़ रहे थे ना अभी। अस्मिन् धात्व अधिकारे असमान रूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य वा बाधको भवति किंतु स्त्री अधिकार विहित प्रत्ययम वर्जित्वा, ये बताया। कुछ बातें जान लो कि मैं भी जो बता रहा था, इस प्रकरण को कृत्य प्रकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि कृत्य संज्ञा की गई है यहाँ पर कृत्यः सूत्र द्वारा, और इस कृत्यः सूत्र का अधिकार आपके यहां से लेकर के जहां ये खुद पढ़ा गया है ना, इस तक है 3-1-133, मतलब डबल त्रिचौ तक। तो कृत्या के अधिकार में कौन है, ये तो देख ही रहे हो, खुद तो है ये। और क्या क्या है का यहाँ से आगे के प्राक ये 60 प्रत्ययानुक्त जो 6 प्रत्यय कहे गए हैं वो सब कृत्य जानने चाहिए। तो देखिए तब्य तब्य तनियर है, और ये यत प्रत्यय इतने सूत्रों द्वारा विधान किया गया वो है, और ये क्य प्रत्यय है जो कि इतने सूत्रों द्वारा विधान किया गया वो भी इसी के अंतर्गत है। ठीक है। और भैया अब अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ बातें अगले पेज में हैं। तो अगला पेज है ये। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ और भी कृत प्रत्यय कहे गए हैं, कहीं पर ये निपातनाथ है, ये ण्यत प्रत्यय का एरिया है भैया। ठीक है। हाँ, और ये आपका डबल त्रिचौ, बस यहाँ तक जाए, यहाँ तक है ये अधिकार, है ना। डबल त्रिचौ से पहले पहले तक भाष्य वार्तिक द्वारा ये निर्णय किया गया है कि कृत्य का अधिकार ये डबल त्रिचौ तक जाएगा। ये बात समझ गए ना आप? हाँ। तो एक तो धातु अधिकार मैंने आपको दिखा दिया, अब हम दूसरे धातु अधिकार की बात कर लें, मतलब दूसरे को तो मैं आपको दिखा चुका हूं, पहले वाले की बात करते हैं, ये कहने का मतलब। तो पहला वाला धातु अधिकार यहां होगा इसमें भैया। तो देखो आजा भैया निकल के, तो ये है। तो यंग प्रत्यय का विधायक सूत्र था धातु रेखाचो हलादे सम क्रिया समव्यारी है। तो धातु हो ये अधिकार चला यहाँ से। आप यहाँ पर माता पुष्पा दीक्षित जी ने जो थोड़ा वृत्ति लिखी है उसको भी पढ़ सकते हैं कि अस्मात् सूत्रा धातु इति एक देशस्य अधिकारः कहाँ तक जाता है कि कुशी रंजो हो प्राचाम्स्यन परस्मै पदम च, इस सूत्र तक जाएगा, है ना। वो इसमें सूत्र अभी आगे से ही आरंभ कुछ कुछ जगह गया है। तो इसके तो पहले वाले धातु अधिकार के अंतर्गत कौन कौन आती हैं ये जान लो, ये जानना बहुत आवश्यक है। पहले वाले धातु अधिकार के अंतर्गत आते हैं अस्मिन् धातु अधिकारी सनादि धातु प्रत्यय, जो आप पढ़े हो ना, सन क्यच काम्य क्यंक सो द्वादशामी सनादया, वो आते हैं इस पहले वाले धातु अधिकार के अंतर्गत। और ये विकर्ण प्रत्यय आते हैं। जैसे विकर्ण प्रत्यय का मतलब क्या है, जैसे भैया सप स्यन स्लू और सनम है, ये सब तमाम पढ़े गए हैं विभिन्न विभिन्न गणों से, वो विकर्ण प्रत्यय भी इस पहले वाले धातु अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देख लीजिए खूब सारे आए हुए हैं, ये सब हैं विकर्ण प्रत्यय। ठीक है, तो ये सब आते हैं। और तो इसका मतलब दूसरे वाले धातु अधिकार के अंतर्गत क्या आएगा, दूसरे वाले धातु अधिकार के अंतर्गत आता है तिङंत प्रत्यय है, और कृदंत प्रत्यय, जो आपने 127 प्रत्यय कृदंत के देखे थे, वो दूसरे वाले धातु अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो आपके यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है धातु हो ये वाला। मैं कर रहा था बात स्त्रियाम कितिन इस सूत्र के अधिकार की, क्योंकि वासरूप और स्त्रियाम जो सूत्र है वो स्त्रियाम कितिन के अधिकार में नहीं जाता है। और क्यों नहीं जाता है, जैसे वाली जो है ऋषिमुख पर्वत पे नहीं जाता था वैसे ही नहीं जाता है बस। ठीक है, तो स्त्रियाम कितिन के अधिकार को देख लीजिएगा, ये है आपके इसी तृतीय अध्याय में आगे चलोगे तो ये सूत्र है वो स्त्रियाम कितिन, यहाँ से स्त्री अधिकार आरंभ है ये। तो अधिकारो यम ये कहाँ तक चलेगा, इस सूत्र से देखो 94 है ना ये, हाँ, इससे 3-3 112 मतलब 112वें नंबर तक सूत्र तक जाएगा। तो देख लेना है लगभग 17 सूत्र होंगे ये, इनमें ये जाएगा इति यावत। तो ये स्त्रियाम का अधिकार चलेगा इन सब में। देखो क्या क्या किन किन सूत्रों में जा रहा है देखो, और ये साफ साफ यहाँ लिख भी दिया है कि अस्त्रियामिति पर्युदासात वासरूप विधिर्नात्र प्रवर्तति।
अस्त्रियाम ऐसा वा स्वरूपो अस्त्रियाम में कहा गया है, जिसके कारण वा स्वरूप विधि यहाँ पर नहीं लगती है। ठीक है, अतो अस्मिन अस्वरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्ययम नित्यम बाधते। तो इसमें जो अस्वरूप अपवाद प्रत्यय, वहां तो उत्सर्ग, वह उत्सर्ग को नित्य ही बाधेगा। तो देखो ये कौन कौन से सूत्र हैं जहां पर ये नहीं लगता है, एक बार अष्टाध्यायी देख लेना। वैसे तो मैं वीडियो में आपको स्क्रॉल करके सब दिखा देता हूँ, इतने सारे तो इस पेज में हैं और कुछ थोड़े से अगले पेज में चले गए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। उन प्रत्ययों को, इनमें वा स्वरूप और स्त्रियाम को नहीं लगाना। और इसका अधिकार चला कहाँ तक है, देखो इसमें अप्रत्यय भी इसी के अधिकार में आता है, अंग प्रत्यय भी आता है इसी के अधिकार में, और आपका युच प्रत्यय आता है, नबुल आता है, ई आता है, तो ये सब प्रत्यय आते हैं। और यहाँ ये जो सूत्र है आक्रोशे नयनी, इस सूत्र तक जाता है स्त्रियाम का अधिकार है, अर्थात स्त्रियाम के तन का अधिकार। और फिर साफ साफ लिखा भी है यहाँ पर, इतः स्त्री अधिकारो निवृत्तः, निवृत्त हो जाएगा। और एक अधिकार और चला आ रहा था, एक भावे सूत्र के द्वारा, और भावाधिकारश्च, भाव अधिकार भी यहाँ निवृत्त हो जाता है। एक अब भावे सूत्र को पढ़ोगे उत्तर ग्रंथ को कभी, तो उसका भी अधिकार यहाँ पर ही निवृत्त है, आक्रोशे नयनी पर। तो इतने एरिया में आपका वा स्वरूप स्त्रियाम सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। तो मित्रों इतनी मुझे आपको बात बतानी थी, आज समय हो गया है, चूंकि आज वा स्वरूप स्त्रियाम को कहा, वा स्वरूप स्त्रियाम का व्याख्यान थोड़ा लंबा है। आपको यदि कोई इसके विषय में संदेह यदि रह गया हो तो आप अलग से भी संपर्क कर लेना, पुस्तकें पढ़िएगा। पुस्तक नहीं आपको समझा सकें तो हम जैसे साक्षात सजीव जो पुस्तक के स्वरूप हैं उनसे कुछ बातें समझ लीजिएगा, क्योंकि वा स्वरूप इस नियम को समझने के बाद ही आपको कृदंत प्रकरण पढ़ने का आनंद है। तो अब कृत प्रक्रिया की जो शुरुआत है, कृत्या से लेकर के, कृत्या का वैसे तो बता चुके हैं, और आगे की जो प्रक्रिया है उसे मित्रों कल कहते हैं। आज वा स्वरूप स्त्रियाम का ही व्याख्यान पूरा आप लावित करता रहा आप लोगों को, तो आज यही समापन करते हैं। ठीक है, तो चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि मित्रों। प्रतिदिन का समय, जी जी नमो नमः राजमणि जी, बड़ा प्रसन्नता हुई आप सभी लोगों को देख करके, पुनः बहुत सारे नए लोग जुड़े। और प्रतिदिन का यही समय रहेगा। और जैसे थोड़ा, हाँ जैसे थोड़ा रात मतलब जल्दी अब होने लगेंगी ना, थोड़ा ठंडियां बरसात के बाद जब थोड़ा आरंभ होंगी, तो हम उसे 8 बजे से पुनः पाठ को कर लेंगे। अभी जब तक 8:30 से चलेगा। ठीक है, आज थोड़ा 5-15 मिनट अधिक हो गए हैं, हम 9:15 बजे तक पढ़ा पर करेंगे बस। ठीक है जी, सभी को हर हर महादेव प्रणाम। शुभ रात्रि भैया। जी जी महादेव महादेव।